भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रंक इंस्टीट्यूट, सिविल लाइन, कानपुर से। बच्चों, 2024 नीट एग्ज़ाम 5 मई को हो रहा है, आप सभी को पता होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए मैं लाया हूं एक नई सीरीज, नीट बायो 2024 वरदान सीरीज। जैसा कि पिछले साल भी जितने टॉपिक मैंने बताए थे, उनमें से 70 से 80% टॉपिक नीट के पेपर में पूछे गए थे। तो ईश्वर की कृपा से एक बार फिर इस साल मैं आपको बायोलॉजी में 5 मई को नीट के पेपर में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं। देखो बेटा, 11th और 12th दोनों की एनसीईआरटी को मिला करके, सभी चैप्टर्स को मिला करके हजारों टॉपिक्स बन रहे हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, और 100 क्वेश्चंस का मतलब हो गया 100 टॉपिक्स। ऐसा भी होगा एक टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन भी आते हैं। तो वरदान सीरीज में बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो 2024 नीट पेपर में आ सकते हैं। तो बच्चों, बहुत ध्यान से आप इन टॉपिक्स को समझिए, और अभी भी समय है, लग जाइए इन टॉपिक्स को तैयार करने में। पढ़िए आप पूरा, लेकिन एक एक्सपर्ट टीचर जो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर हम लोग हर साल बताते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप केवल इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आप सब पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा पढ़ते समय आपके माइंड पर इन टॉपिक्स को लेकर के एक बड़ा फोकस बना रहे, इस उम्मीद के साथ ईश्वर की कृपा से, माता रानी की दया से, मैं अपने अनुभव के आधार पर प्यारे बच्चों आप लोगों को एक बार फिर बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, और 7 एपिसोड्स में बताऊंगा। लगातार 7 दिन में आपको कोशिश करूंगा कि 100 में से आपके 70 to 80 टॉपिक्स लगभग हमारे अनुभव के आधार पर बताए गए टॉपिक से आ जाए। कितना भी कम होगा, फिर भी 50% तो आ ही सकता है, ऐसा मुझे अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है। तो बच्चों, वरदान सीरीज में मैं आपको आज फर्स्ट एपिसोड में बता रहा हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आइए बढ़ते हैं आगे। 7 एपिसोड्स होंगे। एक एपिसोड्स में मैं आपको 21 टॉपिक्स बताऊंगा। इस तरीके से अगर मैं 7 एपिसोड इंटू 21 कर दूं तो 147 टॉपिक्स आपको मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता सकता हूं कि इस साल 5 मई को जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जिसके आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो बच्चों 7 एपिसोड्स होंगे। एक एपिसोड्स में 21 टॉपिक्स में बताऊंगा। आप फौरन उसी दिन उन टॉपिक्स को एक बार बहुत अच्छे से देख लें। बाकी जैसा आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें, अपने स्ट्रेटजी में कोई चेंज ना करें। बस इतना ध्यान रखें कि एक एक्सपीरियंस के आधार पर मैं कुछ आपको बता रहा हूं। हालांकि जो मैं बता रहा हूं वो भी आपने पढ़े होंगे, और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का पहला एपिसोड, एपिसोड 1। तो एपिसोड 1 में मैं आज कुछ आपको 12th एनसीईआरटी, जय श्री कृष्ण लिखा हुआ है, 12th एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं जो इस साल आ सकते हैं, जिनकी संभावना है आने की, पॉसिबिलिटी है आने की। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। पहला टॉपिक है बच्चों एंटीबायोटिक्स। ये आपके माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एसएल मिलर एक्सपेरिमेंट, स्टैनले मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था केमिकल एवोल्यूशन को प्रूफ करने के लिए, ओपेरिन की थ्योरी को प्रूफ करने के लिए, कैसे बने ऑर्गेनिक कंपाउंड, चैप्टर एवोल्यूशन में है, जरूर पढ़ लीजिएगा आप अपना इसको। थर्ड टॉपिक है बच्चों वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में ये टॉपिक्स हैं, इन्हें अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा
क्योंकि इस पर स्टेटमेंट और एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो बहुत ध्यान से आप वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में क्या डिफरेंस है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन, ये जितना भी बारीकी से आप पढ़ सकें बहुत अच्छे से पढ़ लें, ध्यान करें। ये टॉपिक आपको कंफ्यूज भी करते हैं, इसलिए आपको स्टेटमेंट और एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए इन टॉपिक्स को डिकोड करते हुए पढ़ें। क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों है 4 टॉपिक, ये आपका इकोसिस्टम वाले चैप्टर से है। एज पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, उसके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, उस पर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, बायोमास को लेकर के जो बातें कही गई हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, बायोमास की डेफिनेशन देख लीजिएगा, और कहाँ पर होता है इन्वर्टेड पिरामिड, कहाँ पर होता है अपराइट पिरामिड, इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं इन पर ध्यान दीजिएगा, और संभावना है इस साल ये आ सकते हैं। टॉपिक 5 है आपका बच्चों सिलेक्टेबल मार्कर्स। ये आपके बायोटेक के चैप्टर में है, आपका जो पहला चैप्टर है। जब हम किसी बैक्टीरिया में या होस्ट में भेज देते हैं अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो किस बैक्टीरिया में या किस होस्ट सेल में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ये हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए हमको उस वेक्टर में एक खास तरह का जीन डालना होता है, और उसे हम लोग बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। जैसा कि आपके सिलेबस में PBR 322 में 2 डाले गए हैं, एक टेट-आर और एक MPR, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन और MP साइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स। तो देख लीजिएगा बच्चों, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। 6 टॉपिक है आपका बायोरिएक्टर, ये बायोटेक के 2nd चैप्टर में आपका जो बायोरिएक्टर है ये आपका पहले में ही है, और उसमें लास्ट स्टेप में हम कैसे RDT में प्रोडक्ट को बनाते हैं, इसके लिए हमारे पास लार्ज वेसल होते हैं। तो बायोरिएक्टर में 2 डायग्राम बने हुए हैं, वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और जो लैंग्वेज लिखी हुई है प्रोसीजर की वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और संभावना है क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। उसके बाद बच्चों 7 टॉपिक है आपका म्यूचुअलिज्म। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोलॉजी का जो पहला चैप्टर है उसमें तो जो लास्ट में इंट्रोडक्शन पढ़ाए गए हैं, तो उनमें से आपको थोड़ा सा म्यूचुअलिज्म को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके एग्जाम्पल्स, और वो जो दिया गया है वो फायरिस यानी जो ऑर्किड का एग्जाम्पल दिया गया है उसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। मैं अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर मुझे लग रहा है कि इससे क्वेश्चन आना चाहिए। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। 8th टॉपिक है स्पर्म। तो जो आपका चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें से स्पर्म का स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स और पार्ट्स के फंक्शंस, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है इस बार क्वेश्चन यहां से आ जाए। आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 9 है बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल MC। तो MC में आपको पता होना चाहिए कि MC में जितने भी फेजेस हैं उन सभी फेजेस की जो फेजेस उनके अदर्स नेम, और उनमें क्या क्या होता है, इवेंट्स, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो जो भी आप पढ़ते हैं, आपका पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज, फिर आपका जो दूसरा फेज होता है उसको पढ़िए, प्रोलिफरेटिव फेज, ल्यूटियल फेज, सेक्रेटरी फेज, इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और हाँ, एक बात और, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक डायग्राम बना हुआ है, तो डायग्राम को भी ध्यान से देख लीजिएगा। डायग्राम हालांकि कम आ रहे हैं नीट के पेपर में इन 2-3 सालों से, लेकिन पॉसिबिलिटी किसी भी चीज़ की हो सकती है, तो डायग्राम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका जो 9th टॉपिक है बच्चों वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद हम आते हैं 10th टॉपिक पर, म्यूटेशन। म्यूटेशन आपको जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है हेरिडिटी एंड वेरिएशन वहाँ भी मिलेगा, और जो आपका मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी DNA वाला जो चैप्टर है वहाँ भी मिलेगा, और म्यूटेशन टर्म आपको इवोल्यूशन में भी मिलेगा। तो म्यूटेशन कहीं भी हो, इन तीनों चैप्टर में से इसे जरूर पढ़िएगा, संभावना है कि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। अब बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है बच्चों कैंसर। तो ह्यूमन हेल्थ डिजीज में ये डिजीज है कैंसर, ठीक है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस में। तो कैंसर एक बड़ा टॉपिक है, उसमें कॉज और इसकी ट्रीटमेंट,
जो कुछ भी दिया गया है, टाइप दिया गया है ट्यूमर का, बेनाइन ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये पढ़ लीजिएगा और इसका जो ट्रीटमेंट है वो जरूर पढ़िएगा, संभावना है क्वेश्चन वहीं से आ जाए। तो बच्चों कैंसर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस बार के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये जो आपका चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वहाँ पे दिया गया है। तो एमटीपी में जो ओल्ड एनसीईआरटी थी वहाँ पे जो मॉडल लिखा हुआ था, जो नई एनसीईआरटी आई उसमें कुछ बढ़ाया भी गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके लिए जब एक दूसरा अमेंडमेंट लाए हैं, नियम लाए हैं, तो अलग से एनसीईआरटी में उसको बढ़ाया गया है। तो एमटीपी टॉपिक जितना अब एनसीईआरटी में है, जो बगल में पेज पर आपने देखा होगा जो कलर्ड कॉलम होता है, उस कॉलम में जितना लिखा है एमटीपी के बारे में, तो वो ध्यान रखिएगा, पूरा आप एमटीपी पढ़िएगा, संभावना है कि एमटीपी से भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते बच्चों, 13 टॉपिक। तो 13 टॉपिक्स है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो आपको पता होगा कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों में जब हमें नहीं पता था कि कौन होता है जेनेटिक मटेरियल, तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ये जानने के लिए कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन में कौन होता है जेनेटिक मटेरियल, पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो ग्रिफिथ ने किया था, जिनका नाम था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया है आपने कहीं से भी पढ़ा हो, नॉट इम्पॉर्टेंट। एनसीईआरटी में क्या लिखा है बस उतना पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो एनसीईआरटी की लाइन से आएगा। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट अगर किसी मॉड्यूल से या किसी टेक्स्ट बुक से आपने पढ़ा हो तो उस पर फोकस मत करिएगा, आप अपनी एनसीईआरटी में जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया गया है, यानी ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। भाई ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद ये कंफर्म नहीं हो पाया, ये वही एक्सपेरिमेंट है जिसमें उन्होंने निमोनिया वाले बैक्टीरिया का इंजेक्शन चूहे को दिया था। तो इस तरीके से इसमें दो तरह के स्ट्रेन थे, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन, अगर आपको पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा। उसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को फिर आगे और अच्छे से एवेरी मकलियाड मक्कार्टी ने किया है और उन्होंने फिर बताया कि नहीं नहीं ये डीएनए है। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो भी है पूरा का पूरा पढ़िएगा, और इस बार इसके आने की संभावना मुझे लग रही है, हमारा अनुभव ये कह रहा है। तो अभी तक आपने देखे 13 टॉपिक्स हो गए, अभी 8 टॉपिक्स और बाकी हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, म्यूटेशन आपको मिलेगा 3 चैप्टर्स में, जैसा कि मैंने बताया आपको, कहीं से भी आ जाए, हेरिडिटी एंड वेरिएशन वाले चैप्टर में, या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में, या फिर एवोल्यूशन वाले चैप्टर में, आपको कहीं भी दिखा है म्यूटेशन आपको पढ़ना होगा। कैंसर पूरा पढ़िएगा, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में जो आपका 3rd चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट जो आपकी है 12th की बुक में। यहाँ पर हम जो भी टॉपिक बता रहे हैं आज वो 12th एनसीईआरटी के हैं। पहले मैं मिक्स फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिक्स बता रहा था, तो मैंने सोचा अब की बार थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे बच्चे को जल्दी से, मान लो अभी हम बता रहे हैं तो अब क्या करेंगे आप केवल सेकंड एनसीईआरटी उठा लेंगे और टॉपिक को जाके पढ़ लेंगे। तो ये अब की बार थोड़ा सा मैंने नया कर दिया, तो मैं बुक्स वाइज कर दिया है ना, 11th के अलग कर दिया, 12th के अलग कर दिया। तो आज जिन 21 टॉपिक्स, 21 टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो आज किस बुक से हैं, 12th की एनसीईआरटी से हैं। जो बच्चे 12th का एग्जाम दिए हैं, अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बड़ा मजा आएगा, इसीलिए मैंने शुरुआत 12th की बुक से किया है, ताकि वे बच्चे जो इस साल 12th में थे और उन्होंने फॉर्म भर दिया है और वो नीट का एग्ज़ाम देंगे 5 मई को, तो उनके पास तो बहुत समय है नहीं, एग्ज़ाम दिया उसके बाद पढ़ना शुरू किया होगा, तो कम से कम वो अपने 12th वाले टॉपिक को तैयार कर लें ताकि पेपर में कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, तो क्लियर बच्चों, हम 13 टॉपिक तक पहुंच चुके हैं और अब हम बिल्कुल लास्ट में आ रहे हैं और बचे हुए उन 8 टॉपिक्स के बारे में, और इस तरीके से आपके 21 यानी 21 टॉपिक पूरे हो जाएंगे। अच्छा, एक बात और बच्चों, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को रैंडमली रिवीजन का मौका मिल जाएगा। अब आप सोचो, अपने मन से आप सोच नहीं पाते हैं,
अब मैंने आपको एक इशारा कर दिया कि आज के समय में जो समय बचा हुआ उसमें आप भाग भाग करके पढ़िए, मिक्स टॉपिक पढ़िए, तो कम से कम इसी बहाने आपको रिवीजन हो जाएगा। आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ लिया और तुरंत आपने एकदम से क्या पढ़ लिया, म्यूटेशन पढ़ लिया, कैंसर पढ़ लिया, एमटीपी पढ़ लिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पढ़ लिया। तो इस तरीके से रिवीजन भी आपका अच्छा हो जाएगा। और 7 एपिसोड हैं, तो मैंने आपको बताया बहुत सारे टॉपिक्स को आप रैंडमली ऐसे पढ़ेंगे डेली, और कम समय में आपके पास बहुत समय, जो भी समय हो उसमें आप फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, जो भी फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हैं घर में उसको लगाते रहिए, और बीच बीच में इम्पॉर्टेंट पॉइंट से हमारा ये जो एपिसोड चल रहा है इसके टॉपिक्स को भी जल्दी जल्दी आप घर में रहते हुए पढ़ लीजिएगा। तो आते हैं अपने लास्ट टॉपिक्स पर। टॉपिक नंबर 14, बीटी क्रॉप। ये भी बायोटेक के सेकेंड चैप्टर का है। बीटी क्रॉप जो बनाई गई है, बीटी कॉटन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीटी कॉटन भी है और आपका बीटी मेज भी है, मक्का कॉर्न। तो बीटी क्रॉप्स में जितना भी दिया गया है, स्टार्टिंग का पैराग्राफ, फिर उसके बाद क्राई जीन वगैरह उसके सवाल, और कैसे उसका एप्लीकेशन होता है, कैसे क्राई जो प्रोटीन होती है उसका एक्शन होता है, और कौन से क्राई जीन हमको बीटी कॉर्न के लिए चाहिए और कौन से क्राई जीन हमको बीटी कॉर्न के लिए चाहिए। ठीक है, तो मक्का और कपास दोनों के लिए दिया गया एनसीईआरटी में। अब दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं 15 टॉपिक, फर्मेंटेड बिवरेजेस। फर्मेंटेशन से जो बनाए जाती हैं ये सब तरह तरह के अल्कोहल बनाए जाते हैं, ब्रांडी है, रम है, विस्की है, बियर है। तो इसके बारे में जो टॉपिक दिया गया है आपका माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आते हैं टॉपिक नंबर 16, 16वां टॉपिक, वेक्टर्स फॉर एनिमल्स इन आरडीटी। आपको पता है कि बायोटेक में हमें अपने फॉरेन डीएनए को, अपने डिजायर डीएनए को भेजने के लिए किसी की हेल्प चाहिए, तो उसके लिए एक डीएनए हम लोग लेते हैं, उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। लेकिन ये वेक्टर अकॉर्डिंगली होस्ट सेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। बैक्टीरिया में भेजना है तो अलग वेक्टर होंगे, प्लांट सेल में भेजना है तो अलग वेक्टर होंगे, और एनिमल सेल में भेजना है तो अलग वेक्टर होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ वो एनिमल्स के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एनिमल्स में कौन सा वेक्टर हम यूज करते हैं ये देख लीजिएगा, और साथ ये भी देख लीजिएगा कि जो है डायरेक्टली हम कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एनिमल सेल में भेज सकते हैं। तो 2 टॉपिक हैं, दोनों को पढ़िएगा आप लोग। माइक्रो इंजेक्शन लिखा हुआ टॉपिक उसको पढ़ लीजिएगा, और जो भी आपका दिया गया है। अब आता है टॉपिक 17, 17वां टॉपिक, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में दिया गया है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए हमें कौन कौन सी डिवाइसेस चाहिए। तो ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा अपने एनसीईआरटी से। कहाँ पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में देखिएगा जा करके इसको आप लोग। ठीक है, तो ये 17 टॉपिक हो गए। अब केवल बचे हैं 4 टॉपिक, उनको भी बता देते हैं आपको। और इस तरीके से आज के पहले एपिसोड में हमने आपको 21 टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको बताए हैं, और एक और मैं बनाऊंगा 7 एपिसोड के अलावा एक महा एपिसोड होगा जहां पर हम आपको बताएंगे 51 यानी 51 क्वेश्चन, जिनमें से दावा करता हूं मैं कम से कम 25 क्वेश्चंस आपको 5th मई के एनटीए नीट पेपर में मिलेंगे। आप लोग भी ईश्वर से प्रेयर करिए कि मेरा अनुभव ईश्वर की दया से आपकी पढ़ाई जो भी आपने पढ़ी है उसके हिसाब से और सही हो, और अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकें इन बचे हुए दिनों में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यह है लास्ट स्लाइड, आप देखिए। टॉपिक 18 में आते हैं लिम्फाइड ऑर्गन। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में लिम्फाइड ऑर्गन्स का टॉपिक है, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। ये पूरा पढ़िएगा आप लोग अच्छे से। बोन मैरो है, माल्ट है, स्प्लीन है, आपकी लिम्फोसाइड, लिम्फ नोड वगैरह जो कुछ भी है इसमें पढ़िएगा आप लोग। इसमें 2 होते हैं, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन बच्चों और सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स। किस चैप्टर में, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में। उसी चैप्टर में एक टॉपिक है
19 आइए, एलर्जी। एलर्जी की डेफिनेशन, एलर्जेंस क्या होते हैं और ट्रीटमेंट वगैरह जो भी इसमें लिखा हुआ है, तो पूरा एलर्जी टॉपिक पढ़ लीजिएगा। इसकी भी संभावना लग रही है कि इसका कोई क्वेश्चन नीट में आ सकता है। टॉपिक नंबर 20, पॉलीएम्ब्रियोनी। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में एक टॉपिक है पॉलीएम्ब्रियोनी, जिसमें आपको मोर देन 1 एम्ब्रियो पाए जा जाते हैं एक चीज में। तो उसके एग्जांपल्स और जो वहाँ पर लिखी हुई है डेफिनेशन वगैरह जो भी लाइन लिखी है उतना पढ़िएगा। ध्यान रखिएगा, पॉलीएम्ब्रियोनी आपको एनसीईआरटी वाली पढ़नी है, मॉड्यूल वाली नहीं पढ़नी है ना। वो मैं 3 नाम बोलूँगा, सुनिएगा। अगर किसी ने पढ़ा हो तो ध्यान रखिएगा, ये सब नीट में नहीं आएगा। लोग पढ़ा देते हैं बच्चों को रिकरेंट पॉलीएम्ब्रियोनी और एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। तो इस तरह का कोई भी क्लासिफिकेशन हमारे एनसीईआरटी में नहीं है। हमारी एनसीईआरटी में पॉलीएम्ब्रियोनी को लेकर के एग्जाम्पल बेस्ड लाइन लिखी हुई है, बस आप उतना ही पढ़ेंगे। एग्जाम्पल बेस्ड लाइन एनसीईआरटी में दी गई है, आप वही पॉलीएम्ब्रियोनी पढ़ें, वो वाली पॉलीएम्ब्रियोनी ना पढ़ें जो किसी टेक्स्ट बुक में दी गई होगी, उसके टाइप दिए गए होंगे जो मैंने नाम बोले है ना आपको। तो इस तरह की पॉलीएम्ब्रियोनी आप ना पढ़िए, आप केवल एनसीईआरटी में पॉलीएम्ब्रियोनी जो दी गई है एग्जाम्पल बेस्ड उसको पढ़िएगा। और 21वां टॉपिक है आपका हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। इवोल्यूशन वाले चैप्टर में हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में बहुत सारा टॉपिक्स है, उसकी डेफिनेशन, उनका इक्वेशन और कौन कौन से फैक्टर हैं जो हार्डी-विनबर्ग लॉ को इफेक्ट करते हैं। और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और पहले आ भी चुके हैं। तो अगर आप कहीं भी पढ़े हो और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस ना की हो तो हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा 21 टॉपिक मैंने आज आपको फर्स्ट एपिसोड में बताए हैं। कल फिर हम आपको एपिसोड सेकेंड में फिर से 21 टॉपिक बताएंगे और इस तरीके से आपको 7 एपिसोड्स में हम हर एपिसोड में 21 टॉपिक्स बताएंगे। और इस तरीके से आपका ये देखिए 147 टॉपिक्स आपके माइंड में बिल्कुल छप जाएंगे कि ऐसे टॉपिक्स को हमें बहुत फोकस देकर के पढ़ना है। फिर मैं कह रहा हूँ, आप जैसे पढ़ रहे हैं, आपका जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी तरीका है, बेस्ट है, उसमें कुछ भी चेंज मत करिए। बस मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको इन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करने को कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि गेस का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ यही पढ़ोगे बाकी छोड़ दोगे। अपनी स्ट्रेटजी जो भी आपकी पढ़ने की आप लोगों ने बनाई हो वो आपकी सही है, हमसे ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर जो आपको ये 7 एपिसोड दे रहा हूँ, इनको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो आपके डॉक्टर बनने का सपना जरूर पूरा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में 21 टॉपिक्स के साथ। तब तक अपने सभी तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवाइज करें, एफएसटी लगाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो। ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय।